नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से दुनिया भर में हाहाकार के हालात बनते चले जा रहे हैं। और जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बाद ईरान तो पीछे हटने को तैयार कतई कदापि नहीं है। अब जो वो हमले बोल रहा है, जो जवाब दे रहा है, उसे बेहद बेहद बुरी तरह बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो समझ कर ये चल रहे थे कि चींटी है, मसल देंगे और बात बन जाएगी। लेकिन वो चींटी ने, जो हाथी समझ रहा था अपने आप को, यूएस की नाक में दम किया और घुस गई है वो सूंड में। और जिस तरह से आगे बढ़ रही, तो आगे क्या हालात होने वाले हैं, ये समझ से अभी फिलहाल परे हैं। लेकिन जो बौखलाहट है, जो चिड़चिड़ाहट है, वो बहुत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बेहद बेहद जो एक गंदा सबसे हो सकता है युद्ध में, जो मान्य परंपराएं, नियम, कायदे, वो तो पहले से ही दरकिनार है। कहीं कुछ नहीं माना जा रहा है, चल रहा है। उसमें ईरान भी जब हमले हो रहे हैं तो जवाब हो रहा है, दोनों तरफ से है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जिस पर आमादा है, वो तो अब आ गए हैं कि बेहद बेहद जो कि परमाणु हथियार जैसा उपयोग जो कहीं निकल रहा है। अब बात आ रही है कि जो नागासाकी, हिरोशिमा हुआ था, कुछ वैसा मिनी यदि कुछ दृश्य बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ट्रंप की ओर से निकला है। उन्होंने जो बीती रात, जो अभी सुबह हो चुकी है, हमारे यहाँ तो हम दोपहर में हैं, उनके यहाँ अब शाम का वक्त हो रहा है, होने वाला है, तो वहां से निकला हुआ है। और साफ है कि कितनी जबरदस्त बौखलाहट है, चिड़चिड़ाहट है। और इसके जो दुष्परिणामों की हम बात करते हैं, जैसे दुनिया भर में हो रहा है, पूरा सिस्टम इससे प्रभावित है। अब कहीं कोई मुल्क जो है ईद उल फितर की छुट्टियां पहले कर रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कहीं जो है 5 दिन का जो सप्ताह, उसे 3 दिन कर दिया गया। और हमारे देश में जिस तरह का सीन है, हमारा हुक्मरान तो लगातार ये कह रहे थे कि हम प्रिपेयर्ड है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, चाहे वो गैस का हो, तेल का हो। लेकिन गैस को लेकर हमारे यहाँ हाहाकार के हालात हैं। कमर्शियल गैस मिलना बंद हो गई है और उसके कारण होटल इंडस्ट्री है, छोटे होटल हैं, खोमचे हैं, ठेले हैं, जिनके यहाँ वो कमर्शियल गैस से काम चलता है, वो हलाकान है। और तो ये भी निकला है कि पुणे में तो बंद करना पड़ा है, जो वहाँ शवदागृह है गैस आधारित, उसे बंद करना पड़ा है। आप कल्पना करिए, अभी भी कोई स्पष्ट हमारे यहाँ से नहीं निकल पा रहा है कि वास्तविकता क्या है, कैसे इन स्थितियों से निपटा जाएगा, कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। तो जो स्थितियां हैं बेहद बेहद विकट हैं, हाहाकारी हैं। और जिस तरह से ईरान अड़ा हुआ है और जिस तरह से ट्रंप या इजराइल की ओर से निकल रहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं, तो लग रहा है ये युद्ध अभी इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं। और कहाँ जाके थमेगा, कहाँ रुकेगा, तब तक क्या होगा, वो सोच सोच कर दिल दहल रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इन्हीं सब बातों पर। और आज संसद में चर्चा भी शुरू हो गई है, अभी चल रही है इस वक्त। जो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तो वहां भी हम देख रहे हैं कि ट्रेजरी बेंच किस तरीके से एक उसमें नहीं है वो तालमेल। तो सारा कुछ स्थिति है, सारी परिस्थिति, इससे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे खास मेहमान जो हमारा 2 बजे का शो जुड़ गए हैं हमारे साथ, अखिल संवी सर। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत सर यूएस से ही करना चाहूंगा। पहले यूएस और जो इजराइल है और उसको जो ईरान के जवाबी जो प्रहार है, उससे बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट है। और अब जो बीती रात जो हुआ, हमारे देश में रात थी, उधर चल रहा था, वहां से निकला हुआ है कि अब परमाणु हथियारों की और जिसको रोकने की बात कर रहा था। यहीं से शुरू करूंगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी जो है ट्रंप का, जिस तरीके से एक चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट और जो धमकी है जो है उनकी, आपकी टिप्पणी। जय संविधान। देखिए, परमाणु वार करनी है अमेरिका को, अगर पागल हो गया है तो कर ले। अरे मर जाएंगे क्या होगा, लेकिन ये गुंडाई हमें सहन नहीं होगी। देखिए, मर जाना बेहतर है, तड़प तड़प के मर जाना बेहतर है, गल गल के मर जाना बेहतर है, लेकिन ये गुंडाई को हम सहन कर लें। माननीय मोदी जी कैसे सहन कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हमारे देश के 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ये बात को सहन कर रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जैसे वो विश्व विजेता हो और कोई ऐसा राजा हो जैसे पूरे विश्व के अंदर उसका शासन चलता है। देखिए, मुझे तो आज के प्रकरण में एक चीज बिल्कुल अच्छी याद आ रही है। आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा, मैं तो 8वीं 6वीं तक मैंने इतिहास पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। जब महाराणा प्रताप जंगल चले गए थे और वहां जाके अकबर से लड़ने के लिए जंगल के अंदर उन्होंने और भीलों ने और उन्होंने उनका साथ दिया था और वो वीरता से लड़ रहे थे अकबर के खिलाफ। लेकिन
जब उनके छोटे से बच्चे को घास की रोटी बना के उनकी मां ने दी थी और एक कुत्ता उसको छीन के ले गया था, तो राणा प्रताप भी एक बार दहल गए थे। उन्होंने पत्र लिख दिया था अकबर को कि मैं शरण में आना चाहता हूं। अब वो चीज पड़ गई थी मान सिंह के हाथ में, तो मान सिंह ने अपने हलकारे से यह कहलवाया था राणा प्रताप से कि देखिए, आप ही एक योद्धा हैं जो हमारी आन बान शान, राजपूतों की आन बान शान को बचा रहे हैं। आप कृपा करके शरण में मत आइए, हम लोग भोग रहे हैं। अब आप अगर कर लेंगे तो इसका माने हमारे देश का सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, मौत बेहतर है इस चीज से कि गुंडागर्दी कौन कहां से तेल खरीदेगा, कौन क्या करेगा, पूरा ईरान के अंदर उनके तेल के कुओं में आग लगा रहे हैं, उनके पानी के भंडारों में आग लगा रहे हैं, उनके संयंत्रों में आग लगा रहे हैं। ईरान भी पलटवार करके उनके गल्फ कंट्रीज के तेल और गैस के भंडारों में आग लगा रहा है। हमारे देश के अंदर, बेंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पुणे के अंदर रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। लोग एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइन लगा रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे देश के अंदर ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पहले हमने डिस्कस करने का निर्णय लिया था ओम बिरला पे, ये जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बन रही है, देखिए डर तो मुझे भी लग रहा है। कल परसों मैंने भी आपसे कहा था, भाई हमारे यहाँ तो पाइपलाइन सप्लाई है, अगर पाइपलाइन नहीं सप्लाई आएगी तो हम खाना कैसे बनाएंगे? भाई हमारे पास चूल्हा तो है नहीं, वो केरोसिन का स्टोव तो है नहीं जो पुराने जमाने में होता था, ना कोयला है। अगर गैस बंद हो जाएगी तो हम बुढ़े तो मर जाएंगे। लेकिन उसके बारे में चिंता करने के बजाय चिंता किस बात की हो रही है जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो देखिए, ये जो विभीषिका हमारे सामने खड़ी हुई है, इस समय पूरे देश को, बड़े बड़े नीति निर्धारकों को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, किसी को भी बोलने से न रोका जाए। जो भी विदेशी मामले के जानकार लोग हैं, चाहे अपोजिशन में हैं या सत्ता पक्ष हैं, अपनी बात कहें, क्योंकि ये राष्ट्रहित का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं है। अगर इस प्रकार की अव्यवस्था फैल गई और रेस्टोरेंट होटल बंद हो गए, तो संजीव जी चलिए आप ये बताइए, जो लोग बैचलर्स हैं, जो अकेले रहते हैं, होटल में जाके खाना खाते हैं, वो खाना कैसे खाएंगे? उनके पेट कैसे भरेंगे? वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? माने पूरे देश की इकोनॉमी खराब होने के कगार पे है। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप की ये गुंडागर्दी, दादागिरी कि हम एटॉमिक, अरे यार तुम इतने कमजोर हो, अगर तुम एक ईरान जैसे जो 17वें 18वें नंबर की शक्ति है पूरे विश्व की उसमें, और अमेरिका अपने को कहते हो हम सुपर पावर हैं, इजराइल को कहते हो उसका आयरन डोम है और इतना ताकतवर है, तुम दोनों मिलके अगर ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ तुमने भारतवर्ष को कैसे कंट्रोल कर लिया? हमारे प्रधानमंत्री को इतना कमजोर कैसे बना दिया? ईरान जो हमसे बहुत पीछे है, हर मामले में हमसे पीछे, केवल तेल के मामले में कल्चर उनका भी बहुत पुराना है, हमारा भी कल्चर बहुत पुराना है। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर की बात की जाए, हमारे पास है, इकोनॉमी हमारी बहुत बड़ी है, देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, हर जगह हमारी बात सुनी जाती है। उसके बावजूद अगर तुम ईरान को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे ये बता दो, एटॉमिक वॉर करना न करना चाहोगे, तुम पागल हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे ये बता दो कि तुमने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिसके पीछे 142 करोड़ लोग खड़े हैं, उसको कंप्रोमाइज कैसे कराया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिल, आपने जो बात की, हाहाकार की, मेरे पास कुछ प्रतिक्रिया है, 1 2 3 प्रतिक्रिया है, कुछ सीन भी है, मैं सोचता हूँ दिखाएं। वो जो गैस जो हमारी, चाहे वो रसोई गैस हो या कमर्शियल गैस हो, उसको लेकर जो हाल बेहाल है, आप कुछ दृश्य भी दिखाता हूं, देखिएगा। ये देखिए कुछ दृश्य है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये हमारे पास पहुंचा हुआ है, लेकिन ये सीन कहीं निकल कर आ रहा है। बर्ड प्रूफ करके लिखा हुआ, और ये गैस की लाइन, एचपी गैस है, उपयोग करें। अब हमारी जो है सरकार, तो बार बार ये कहती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे पास सारा कुछ है, पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, चिंता न करिए। पहले आपने 60 रुपए दाम बढ़ाए। अगर देखिए, ये जो ये प्रतिक्रिया है, 1 2 प्रतिक्रिया और सुनिएगा। जैसे ये सुनिएगा प्रतिक्रिया। आ गई आज इस युद्ध की वजह से, और जो है जो कुछ हमारा कदम रहा हमारी विदेश नहीं, इसलिए नौबत ही आ गई आज इस युद्ध की वजह से, और जो है जो कुछ हमारा कदम रहा हमारी विदेश नीति, तो इसकी नौबत है कि भारत भी प्रभावित हो रहा। यहाँ पे जो है, एक तो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वो उसका भी असर आने वाला है।
और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में है, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में है। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो, न तो ये सरकार तो कुछ मदद करने वाली नहीं है। सरकार मदद करने वाली नहीं। ये एक होटल व्यवसायी, युवा होटल व्यवसायी, ये मुंबई का है सर, इसको भी सुनिएगा आप। मेरा नाम सुजीत है, दादर में मराठी तड़का होटल का मैं मालिक हूँ। अभी एलपीजी का बहुत सारा शॉर्टेज आ रहा है, यानी कि अभी जो इसराइल में जो युद्ध हो रहे हैं, इसके कारण हमारे यहाँ पर धंधे पे बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जो हमारे से वेंडर्स है जिनको हम लोग डेली गैस लेते थे, उनको अभी कभी भी कॉल करो, वो हमें कभी भी हमें कौन सा ही बोलते हो कि आपके पास एलपीजी गैस अवेलेबल नहीं है। तो हम भी उनको बोलते जरा कुछ तो रिक्वेस्ट करते, 2-4 वेंडर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करते, तो भी वो गैस देने के लिए हमें मना ही कर रहे हैं। ऐसा चलेगा तो हम भी कैसा धंधा चलाएंगे और कैसे आगे करेंगे, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। वही और हम लोग अभी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन कोई अभी सरकार इसमें कोई तो सुझाव हमें दे दिए। यही रिक्वेस्ट है सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है समिति गठित की है इसके लिए, इसके जो एलपीजी शॉर्टेजेस है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन, क्या आह्वान करना? अभी सरकार ने जो समिति गठित की है, अभी वो उसको एक्शन मोड पे लाई है। अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि इन सब के ऊपर बहुत जन का पेट है, जॉब है, उनको सैलरी निकलना है। वो जो जिसके ऊपर हमें चल रहा है वही हमारा आत्मा है। वो आत्मा के ऊपर जब चलना नहीं है तो सबका सैलरी कैसे निकालेंगे, और फिर होटल इंडस्ट्री चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये सरकार को बहुत मेरी आह्वान है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करके हम बता सकते हैं कि जल्द से जल्द ये जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से और जितना जल्दी इसके ऊपर जो तोड़गा निकाल सकते हो, सुझाव उपाय निकाल सकते हो, वो जल्द से जल्द निकाले। यही सरकार को रिक्वेस्ट है। अभी जब सर ये रिक्वेस्ट और एक अरविंद सावंत, और सुनिए फिर मैं आगे की एक चरण में और भी चीजें दिखाऊंगा। पहले ये सुनिए। एलपीजी की सप्लाई कम हो रही है और क्राइसिस है, एलपीजी क्राइसिस मुंबई एंड हॉरिबल है ना, ऐसे क्या करते हैं। आप जानते हो कि इस जो युद्ध हो रहा है उससे जो घर की गैस जगते अपने घर में, उसके दाम भी बढ़ गए हैं और उपलब्धियां भी कम हो रही है। और मुंबई जैसे शहर में तो शहर है, लकड़ी जला के चूल्हा नहीं जलाता ना कोई, घर में तो खाना बनाना है कि नहीं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इतना महंगाई हुई है और उसके बावजूद तो उपलब्धियां नहीं है, तो लोग रास्ते में उतर आएंगे आस्ते आस्ते। भाव पूरे देश में एसेंशियल सर्विस एक्ट लगा दिया गया है सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपूर्ति के लिए। सरकार के खिलाफ एस्मा लगाने की जरूरत है, अभी ऐसी अवस्था सरकार की है। सरकार के खिलाफ एस्मा लगाने की जरूरत है, ये सांसद महोदय कह रहे हैं। और दूसरा, आपने उस युवा उसको सुना आपने, होटल इंडस्ट्री जो सुजीत कुमार थे, वो फरमा रहे थे कि क्या सर तनख्वाह बांटने, और जो ये तो हो गया बड़ा है, वो होटल ठीक ठाक है, उसके पास कुछ अधीन लोग हैं, लेकिन जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, इन्हीं के आधार पर कोई अपना ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है और इसको चलाता है, क्या होने वाला है, किस तरफ। और आप अभी भी चेत नहीं रहे हो। आप सारा आपने देखा, वो जो कहा राजीव जी ने भी कहा, कांग्रेस के सांसद ने, आप तीनों चारों को आपने कहा, आपकी अपनी इस पे नोट की हम कहां बढ़ गए, और आपकी जो चिंता थी वही कुछ ये बढ़ रही कि होगा क्या ना, हमारा चूल्हा है ना, कुछ हम करेंगे क्या, भूखे मरने की नौबत। देखिए, पहली बात तो संजीव जी ये है, ये समस्या कितनी भी गंभीर हो, 6 दिन के अंदर ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती जो हो गई है। इसका कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात यह है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टॉक होता है, तेल का भी, गैस का भी, एलपीजी का भी, सबका भंडारण होता है, और इसका इंपैक्ट आने में 40 दिन लगते हैं। ये सरकार जो है, लाइन लगी हुई लाइन इसको पसंद है, क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग में और मुनाफाखोरी में फायदा देती है। ये क्रिएटेड स्कैरिसिटी है, स्कैरिसिटी नहीं है। अब ये बताइए क्या होगा। अच्छा, राजीव शुक्ला साहब ने तो बड़े हल्के से बोल दिया, सिलेंडर ले आइए, रख लीजिए। अरे भैया, हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं है, हमारे है। अब पाइपलाइन गैस को काहे भगोने में इकट्ठा कर लें, या मोदी जी जैसे कहते थे कि उल्टा भगोना रखो, उसके अंदर सीवर का पाइप डालो और चाय बना लो। अब सीवर का पाइप डालेंगे, मोहल्ले वाले अलग पिटाई करेंगे, ना चाय बनेगी ना गैस निकलेगी।
पिटाई अलग होगी कि बदबू फैल जाएगी। तो ये क्रिएटेड स्कैरिसिटी है। आपको याद होगा कोविड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं है, डिमांड ये हो गया वो हो गया, 1,000 का सिलेंडर 10,000 रुपए में बिका, 1,500 की दवा 1.5 लाख रुपए में बिकी। ये स्कैरिसिटी क्रिएट की जा रही है, वरना 40-45 दिन तक परेशानी का कोई भी कारण नहीं है। और ये सरकार करवा रही है, अपने पूंजीपति मित्रों और मुनाफाखोरों के माध्यम से करा रही है, एक स्कैरिसिटी क्रिएट कर रही है और उसके बाद ब्लैक पॉकेटिंग खुलियार शुरू होगा। कोई कमेटी कुछ नहीं करेगी, लोग लुटेंगे और बर्बाद होंगे। अब तो भैया फ्रूट्स के दाम बढ़ गए, वरना ये होगा हम जैसे लोग तो भैया फ्रूट्स खाएंगे, कहेंगे यार हमें बॉयल ही नहीं करना, यार फल खाओ और इसे बिना, क्योंकि उबालना पड़ेगा नहीं, सब्जी और रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। जो रेस्टा वाले ने कहा, अब आप सोचिए, जो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर पिछले 2-3 साल के अंदर कमर्शियल सिलेंडर के दाम कितने बढ़े हैं। अच्छा, कमर्शियल सिलेंडर न रखे तो उस पर पुलिस वाले आके डंडा मारते हैं कि तुम एलपीजी घरेलू वाली क्यों यूज कर रहे हो, तुम कमर्शियल वाली यूज करो। 16-17 वो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। यूरिया और डीएपी की शॉर्टेज शुरू हो गई है, जो मैंने कल आपके कार्यक्रम में कहा था, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी, और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो जाएगी तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार एप्स्टीन फाइल में वो अपना अनिल अंबानी साहब को बचाने में, गलगोटिया को बचाने में जुटी हुई है। मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। अरे कहां है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कहां हैं, वेयर इज ही? जब हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, जब अपने माननीय मोदी जी के मुखारबिंद से हम कुछ सुनना चाहते हैं, वेयर इज मिस्टर मोदी? 56 इंच के सीने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हमारे देश के जो ये अपने इतने सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज एमबीए में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहां तो सब कमर्शियल सिलेंडर से खाना बनता है। खाना नहीं बनेगा तो वो जमाना तो है नहीं कि जंगल चले गए फल तोड़ के खा लिए। अच्छा, ज्यादातर देश के अंदर वेजिटेरियंस है, वरना एक दूसरे को ही खा जाते। अगर कोई दूसरा देश होता हम लोगों क्या, तो हम लोग अच्छा उधर शंकराचार्य के पीछे पड़े हुए हैं लठ लेके। तो जहां व्यवस्था इनको करानी चाहिए थी पूरी पुलिस फोर्स को कि एलपीजी और ये सीएनजी और ऑयल की क्राइसिस को, वो क्राइसिस किसकी दूर कर रहे हैं? जो शंकराचार्य हमारे गौ हत्या को रोकने के लिए कानून पास कराने की बात कर रहे हैं, उनसे लड़ने में उतारू हो रहे हैं, अपोजिशन वालों से लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं। गलगोटिया पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और सारा का सारा अनिल विज साहब थे जो नंगे होकर उन्होंने पूरा आंदोलन किया था, उनको मंत्री बना रखा है हरियाणा में। एक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नंगे होके बैठ गए थे, उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। इन लड़कों ने अगर टी शर्ट उतार दी तो उन्हें जेल भी 5 दिन की भेज दिया, उनकी पिटाई भी कर दी। अब फांसी पे चढ़ा दोगे क्या भाई शर्ट उतारने पे? लेकिन लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह गया। एक डोनाल्ड ट्रंप पगलाए हुए अपने पूरे विश्व को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री उनका सहयोग करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपने जो कहा, आप कहाँ है प्रधानमंत्री जी, सदन में हो या बाहर हो, दोनों जगह जो मिथ्या बातें होती है। देखिए ये सांसद महोदया शिवसेना की फरमा रही हैं, इसको सुनिएगा आप, ये सुनिएगा। शहर है जहां पर उसके शॉर्टेज है और होटल एसोसिएशन ने अब अपने होटलों को बंद करने का प्लान है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुलेआम पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में हमसे सरेआम झूठ बोला जाता है। मिनिस्टर्स हमें झूठ परोसते हैं। ये चीजें कही गई कि इनफ स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ऐसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम लोग काफी सक्षम हैं, हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे। अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। और उसका जो मैं मानती हूं जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए। आपने कहा था हम सक्षम हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिटीजन्स पे भार नहीं डालेंगे। सबसे पहले आपने वही किया। तो ये दिखा रहा है कि ये इवेंट मैनेज, पीआर ड्रिवन ये गवर्नमेंट जो है इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। इन सबको देखते हुए सरकार ने एक पैनल जो है उसको गठित कर दिया है
ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे और लोगों पर कोई भार ना हो? सब आउट ऑफ कंट्रोल करने के बाद एक पैनल कंट्रोल करने के लिए किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि सोच बाद में करते हैं, पहले अपना पीआर कर देते हैं। आप लोग ये प्लानिंग नहीं करते हैं। दिख रहा था कि ईरान में आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बोल रहे थे। इजराइल प्रधानमंत्री इजराइल होकर आए, क्या उनको नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है? तो ये सब जानते हुए भी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए भी, अगर इस हालात पे हम अब एक पैनल बनाकर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपने ऑलरेडी एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं, आपने ऑलरेडी उसकी जो व्यवस्था है, जो शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, आपने वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है जिससे होर्डिंग ना हो। और तो इसके बाद क्या कंट्रोल पैनल करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो रोजगार के सारे माध्यम है, होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, बाकी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, इन सब पे अगर भार पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होता है, इन सब चीज। अब हमें ये भी नहीं पता है कि इसका एंड डेट क्या है। तो दे शुड, अगर इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया को बात की जाती है, तो इंडिया को ये प्रेशर बनाना पड़ेगा इजराइल पे, यूएस पे, कि किस तरीके से इस पे एक समाधान होना चाहिए, एक सोल्यूशन निकलना चाहिए जहां पे हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। तेल खरीदने के, रशिया तेल खरीदने के, क्योंकि हमें अलाउ कर दिया यूएस ने, हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है पैनल पहले जाकर रिपोर्ट करेगा अमेरिका को, फिर अमेरिका हमें परमिशन देगा, फिर वो पैनल हमें दिखाएगा कि हम नियंत्रण में काम कर रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अखिल सर, देखिए अभी हम देख रहे थे, हमने देखा कि 2 दिन पहले ही, परसों कह रही थी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी देश की, कोई कठिनाई नहीं आने वाली। और वो जो कह रही कि आपने तीसरे चौथे दिन ही 60 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, और आज वो भी नहीं हो, कोई आपकी प्लानिंग ही नहीं है, आप डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं। और आप जो कह रहे हैं, मुझे यही लगता है आपका बिल्कुल सही अंदेशा है कि आपको अपने जो यार दोस्त हैं, देश या हमारे देशवासी जाए चूल्हे में करते रहे, वो हाहाकार मचाते रहे, हमको तो लाइनें भी देखना है और अपने लोगों को मुनाफा कमाना है। यही सीन है शायद। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जब वो कह रही है भगवान भरोसे सरकार चल रही है। भगवान भी इतनी खराब सरकार नहीं चलाता। मैं सनातनी हूं तो भगवान ऐसी सरकार नहीं चलाता कि उसकी संतानें लाइन में लग के कोविड में मरे। 13 महीने किसान जो है दिल्ली के चारों तरफ कीलें गाड़ के उनको रोका जाए, अग्निवीरों को बना दिया जाए और बच्चों के लाठियां मारी जाए। भगवान ऐसी सरकार नहीं चलाता। ऐसी सरकार इंटर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ही चला सकते हैं। भगवान अगर सरकार चलाते तो इससे बेहतर सरकार चलाते। देखिए, सीधी सी बात है, ये जानबूझकर हमारे को इतनी हास्यास्पद स्थिति में पूरे विश्व के अंदर पहुंचा दिया है, जो इस बुढ़ापे में मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे देश की हालत ये होगी। मैंने बचपन और जवानी में अपने भारत को एक मजबूत राष्ट्र देखा था, और जो पहले ये कहते थे ना 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन 7-8 साल में हो गया। कोविड में हमने इनकी बिल्कुल नाकामयाबी देखी, बिल्कुल इनका देखा इनकॉम्पिटेंट लोग हैं ये। नोटबंदी में देखा ये लोग इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। मणिपुर के अंदर देखा हमने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, और इनकी इनकॉम्पिटेंस फिर दिखने वाली है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब यह है पागलपना जो है, क्योंकि वो सोच रहा था कि कंट्रोल कर लेगा 48 घंटे में। और ईरान पूरे विश्व के अंदर, मेरा तो चलिए 74 साल की उम्र हो जाएगी अगले महीने, महाराज जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं वो अपनी सोचें। मैं तो अगर निकल भी लूंगा तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे जिनके लिए हम अपना जीवन निछावर करते हैं अपनी नेक्स्ट 2-3 जनरेशन के लिए, उन बेचारों का क्या होगा? अभी तो उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं है, और वो पागल आदमी जो है न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहा है। अगर एक चीज और भी देखिए, ये जितने दावे थे हम देख रहे हैं हवा है। एलपीजी और सामने आ चुका है आपके, और जो तेल का संकट है जहां पहुंचा था, आज हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है। वो कल जो ट्रंप ने जो चीजें कही हैं, और शेयर मार्केट भी मामूली से, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप एलाबोरेट कीजिएगा। लेकिन ये जो, इससे कब तक बचिएगा? दुनिया के देश हम देख रहे हैं, हम पड़ोसी मुल्क चाहे जितने हैं, हमारे बांग्लादेश हमने देख लिया कि वहां जो मैं जो कह रहा था शुरू में कि ईद उल फितर की छुट्टियां पहले से कर दी, पाकिस्तान में स्कूल बंद करना पड़े हैं, तनख्वाहों काटने की, उनको तो वैसे भी बहुत दिक्कत वाला देश था। लेकिन बाकी दुनिया के जो हम यूरोप कंट्रीज देख रहे हैं, वहां से भी निकल कर आ रहे हैं दृश्य की वहां क्या हाल है। कितने दिन तक आप पेट्रोल या जो हमारा जो तेल है उसको कब तक आप रहिएगा? आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं होगा, क्या इसको लेकर संभावना है? देखते ये अगर रुकता भी है 8-10 दिन, 7 दिन, 15 दिन, तो भी इसके रिपरकशन तो बहुत देर तक, दूर तक होना है। अखिल सर भाई, अगर देखिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर रूस इस समय खेल खेल जाए, अगर रूस इस समय खेल खेल जाए
भाई जिस तरह यूक्रेन से उसको भिड़ा के और यूक्रेन को पूरा साथ दिया नेटो कंट्रीज ने और अमेरिका ने, तभी वो 3 साल से लड़ रहा है। अगर रूस इस समय ये निर्णय ले ले कि हम चीन के अलावा किसी को तेल नहीं देंगे, हम गैस नहीं देंगे, यूरोप को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, और ये हुआ है क्योंकि यूरोप से जो उसका एग्रीमेंट है वो था 2027 तक। रूस ने कहा 2027 छोड़ो, हम 26 में बंद कर देंगे सप्लाई। अगर तेल और गैस की सप्लाई यूरोप को रोक दे रूस, मान लीजिए, उसके बाद केवल चीन ऐसा देश है जो आबाद रहेगा। हमें ईरान से तेल नहीं मिलेगा, हमें रूस से तेल नहीं मिलेगा, स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारा तेल नहीं आएगा। तेल के दाम देखिए, ये होते हैं मार्केट के अंदर सटोरिये, जो तेजड़िए और मंदड़िए होते हैं। ये शेयर मार्केट, इस चक्कर में मत पड़िए कि बढ़ गया तो अब बढ़ेगा। ये केवल शॉर्ट कवरिंग करते हैं। अब ये कार्यक्रम में इतना लंबा तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन ये केवल लोगों को फंसाने के लिए एक प्रकार के प्रपंच होते हैं और इसके अंदर पढ़ना ठीक नहीं है। भैया बढ़ रहा है तो ठीक, घट रहा है तो ठीक, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, पिछले 1.5 साल के अंदर जो शेयर मार्केट निफ्टी 26,400 आगे पास था, आज वो 24,500 के आसपास है। 15% शेयर मार्केट गिर चुका है। सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने हमारे शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया है और शेयर मार्केट में हमारा आपका ही पैसा फंसा हुआ है। 15% की गिरावट 1.5 साल के अंदर का मतलब, और अगर ये क्राइसिस को जल्दी सॉल्व नहीं किया, सारे विश्व के बड़े बड़े नेताओं को बैठ जाना चाहिए, ट्रंप को भी कान पकड़ के बिठा लेना चाहिए, ईरान को भी उठा लेना चाहिए, इजराइल को भी उठा लेना चाहिए, डंडे हाथ में लेने चाहिए कि पिटाई करेंगे वरना युद्ध को रोक दो, वरना यही तुम लोगों की, क्योंकि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है विश्व को हाईजैक करने का और उनको बंधुआ बना के अपनी गुंडई को झिलवाने का। शांति ही एकमात्र साधन है। महात्मा गांधी और बुद्ध और गुरु नानक के रास्ते पे ही हमें चलना होगा और ये गुंडागर्दी को रोकना होगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, विश्व की हर शक्ति को प्रयास करना होगा। अगर अमेरिका सोच रहा है न्यूक्लियर वार कर देगा और उसके बाद वो विजित होकर निकल जाएगा, तो वो नहीं होगा, पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही चिंता। अगर एक चीज हमने देखी, एक और आपने भी जो बात की, हमारा सबका देश यही चाहता है कि प्रधानमंत्री जी अब तो आए देश के सामने, कुछ तो बोले। वो जो एक समय होता था रात 8 बजे आते थे और वो देश को बताते थे, कई बताए, अब तो एक भी बात ना आ रहे हैं ना बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। उसमें एक और चीज निकली कि आप ट्रंप को जवाब दे नहीं पाते हैं, आप छोटे छोटे लोग आपको दबा रहे हैं, आंखें दिखला रहे हैं, और इधर जो है आप यहाँ हमारे देश में आप कैबिनेट से सारे अधिकार उन्होंने ले लिए, निकल कर आ रहा है। सूचना थी कि अब वो किसी भी दुनिया के मुल्क से समझौता कर लें, कुछ करें, बताने की जरूरत नहीं, कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं है। एक मुश्त 4-6-8 महीने में बता देंगे ये हमने किया था, देखिए आप इस पर तस्दीक करिए, मोहर लगाइए, खत्म। कहाँ ये क्या है, क्या सर ये किस, और ये मतलब ये तो इंतहा हो रही है, इस तरीके का सीन है सर। एक टिप्पणी इस नहीं, इंतहा तो पिछले 11 साल से हो रही है, सबको राष्ट्रीय सेठ को दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें भी राष्ट्रीय सेठ पैसा कमा लेगा, इस क्राइसिस में भी पैसा कमाएगा, आपदा में अवसर उसमें भी ढूंढ लिया जाएगा, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेगा। हमारे आपके जैसे लोग जो हैं यही बर्बाद होंगे। तो देखिए, मोदी जी दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि इसलिए, लेकिन इन मोदी जी से बड़ा दोषी मैं किसको मानता हूं? अंधभक्तों को मानता हूं, गोदी मीडिया को मानता हूं, और उन लोगों को मानता हूं जो शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपनी चोंच घुसाए बैठे हुए हैं और असलियत को नहीं देख रहे हैं। जो विभीषिका अब झेलनी पड़ेगी, मेरा तो कार मेरे पास है नहीं, घर महीने में 4 बार मैं घर से निकलता हूं, ओला उबर मंगाता हूं, 800-1000 रुपए का खर्चा होता है। अगर 2000 भी हो जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैं उन बच्चों के लिए चिंतित हूं जो बेचारे गिग वर्कर्स हैं, जो मोटरसाइकिल लेके सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक आपके घर में माल सप्लाई करते हैं और तब 15-20 हजार रुपए महीने कमाते हैं। 1,10,00,000 लोग पूरे देश के अंदर है जो गिग वर्कर्स हैं। उनका क्या होगा? ओला उबर वालों का क्या होगा? लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, लोग कैसे जाएंगे, कैसे ट्रेवल करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सप्लाई आप रोक दोगे, इंडस्ट्रीज को पहले आपने सीएनजी में कन्वर्ट किया, अब वो रोक दोगे, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? लेकिन अंधभक्तों ने आंख मूंद कर शुतुरमुर्ग की तरह इस देश को, अब यही हम कोशिश कर रहे हैं 11 साल से महाराज, राष्ट्र हित में आंखें खोलो, कान खोलो, असलियत को पहचानो। और मैंने जी लोग कि कोई आदमी जो, भाई जो मैं आपको बताता हूँ, मैं 10 साल का था, डॉक्टर राममनोहर लोहिया को मैंने प्रयागराज में कटरा चौराहे पे सुना था और मैं उनसे उसी बात से प्रभावित हो गया था। 10 साल की उम्र में मैं डॉक्टर लोहिया का भक्त बन गया था, एक सेंटेंस से, क्योंकि नेहरू जी का इलाका था। उन्होंने कहा था, मैं नेहरू जी को मानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य केवल वो हैं, लेकिन
मैं नेहरू जी का विरोध इसलिए करता हूं कि हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति पूजा है, नेता को भगवान जो मानने की परंपरा है, मैं उसका विरोध करता हूं, उसको तोड़ना चाहता हूं, और यही होना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट से भी, संजीव जी, हमेशा क्लास में कहा, मेरे शब्दों को वेद वाक्य की तरह मत मानो। ये नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया तो सही कहा। चैलेंज मी, मुझे चैलेंज करो क्लास में, कहो स्वामी साहब आप गलत कह रहे हैं, प्रूव करो कि मैं गलत हूं, मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, अगर तुम कंट्रडिक्ट नहीं करोगे, जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो मोदी जी कर देंगे, जो मोदी जी कहेंगे वो हम कर देंगे, तो भगवान ने भेजा काहे के लिए दिया है? जो आंख के ऊपर इतना बड़ा सिर दिया है और उसके अंदर बुद्धि नाम की चीज दी है, जो सबको नहीं दी है, कुछ लोगों को दी है, उस बुद्धि का उपयोग कब होगा? नहीं, अखिल सर, मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था कैबिनेट वाला कि देखिए, विपक्ष को आप बोलने नहीं देते हैं, उनकी आप सुनते नहीं है, मशवरे आप करते नहीं है, आपने सारी परंपरा, सारी परिपाटी सब कुछ बंद कर दिया आप किसी लेवल पे। वो तो देख के कि देखिए, ये अभी पहले जगदीप धनखड़ के खिलाफ उनको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था, सूचना देनी पड़ी थी, यहाँ अभी इस पे ओम बिरला पे चल रहा है। और आप इधर जो है, आपके यहाँ के लोग खुद के कैबिनेट के, वो कैसे राष्ट्र उनकी भक्ति है, कैसा उनका राष्ट्र प्रेम है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, जहां चाहो वहां मोहर लगवा लो, सब सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैम्प, ये स्थिति। और ये जो चल रहा है सर, मैं ये भी देख रहा था, आपने भी शायद ध्यान दिया हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग की मजबूरी थी, देखना पड़ता कि हम लोग को डिबेट्स करनी होती, तो वहां बॉडी लैंग्वेज, उनको सुनना करना, सब पे हम फोकस रहते हैं। कोई साथ नहीं दिख रहा है। ये जो अभी चल रहा है ओम बिरला के खिलाफ, वो लाए हैं उन्होंने, पहले इसी ओम बिरला के खिलाफ चर्चा कराना नहीं चाहते थे। आज जब एक बड़ा मसला मामला आ गया जिसपे कि पहले चर्चा होनी चाहिए कि दुनिया में जो स्थिति है, हालात है, उस पर पहले चर्चा करें, देश में हाहाकार, उस पर आप क्या बोल रहे हैं। और इन सब के बीच में आपके अपने दल में मैं देखना, केवल और केवल आज वो बोलेंगे, वो भी बड़ा आउट ऑफ द टर्न कैसा है कि जवाब किसको देना है, वो देने वाले अमित शाह का जवाब देंगे, वो बोलेंगे उस पर। तो बड़ा विडंबना है, अजीब सी स्थिति, और सब चुप्पी है, खामोश है। मैं राजनाथ सिंह जी को देखता हूँ, खामोश बैठ रहे थे, यदा कदा बेहद ऐसे मुखर, जो जिनको हम सोचते शायद अच्छे नेता है, तो सब अब क्या घास खाने वाले शेर हो गए टाइप की स्थिति है। एक अंतिम टिप्पणी है। देखिए, ये बिल्कुल वही महाभारत का दृश्य है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और दुशासन और दुर्योधन कर रहे हैं, तो केवल कौरव पक्ष तालियां नहीं बजा रहा है, पांडव पक्ष भी सिर नीचे करके बैठा हुआ है। और भगवान कृष्ण अकेले हैं जो द्रौपदी के चीरहरण पे दंड देते हैं, कौरवों को भी देते हैं और पांडवों को भी देते हैं। देखिए, ये लोग हेलीकॉप्टर क्रैश से डरते हैं, ये जीप पलटने से डरते हैं। आपने कभी किसी मंत्री को या एमपी को खड़े होके बोलते हुए देखा, अमित शाह साहब से या मोदी जी से? भाई, लखनऊ से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अटल जी थे, हम लोग उनसे मिलते थे तो लड़ते थे, कैसे आप एमपी हैं, क्या ये खड़ंजे का हाल है, क्या इसमें नालियों का हाल है? अटल जी मुस्कुरा के कहते थे कि कोई नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं देखिए मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आई विल टेक केयर ऑफ यू। आज किसी की हिम्मत है? अगर रेल में भी हरी झंडी दिखानी है तो महामानव हैं, हवाई जहाज भी उड़ाना है तो महामानव, फर्टिलाइजर प्लांट का इनॉग्रेशन है तो महामानव है, टॉयलेट का इनॉग्रेशन है तो हर जगह महामानव है। कोई मंत्री एमपी आपको दिखाई पड़ता है? सारे निर्णय दो लोग, ये जो मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, ये सारे मुख्यमंत्री हैं क्या? निर्णय कहीं और से होते हैं। केवल एक आदमी मुख्यमंत्री को अपनी पसंद का अपने पर्सनल स्टाफ में रखने दिया जाता है, बाकी सब दिल्ली के नॉमिनीज हैं। तो ये अगर डर देश के लिए इतना ज्यादा नुकसान हो, अब मंत्री मंडल को आप निर्णय लेने का अधिकार दो या न दो, लेकिन हो तो यही रहा है 11 साल से। सब बैठे हुए हैं, केवल जान बचा रहे हैं, केवल कार इनको मिली हुई है, बंगला इनको मिला हुआ है। बल्कि मुझे तो 2-3 एमपीज ने ये भी बताया कि साहब 2.5 लाख रुपए महीने हमारी तनख्वाह है, और हमारे यहाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आके रहते हैं और खाना खा जाते हैं, उसमें 4 लाख रुपए का खर्चा है। हम तो सोच के आए थे कि करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों बनाएंगे, यहाँ तो जेब से खर्च हो रहा है, क्योंकि सारा तो पैसा जो है वो तो ऊपर चला जाता है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है। आधे लोग तो हो सकता है बीजेपी के अगले इलेक्शन में कहें हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सब डिसेंट्रलाइज खत्म हो गया है। अब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग और मनी मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है। नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं, वो रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वैसे वाले हालात है, किसी की कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। और वो जो महामानव है वो भी नीरो बने हुए हैं और बाकी तो बने। और दूसरा सर, आपने जो कहा ये फैक्ट है कि हम लोग तो अब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, मुनीम है, वो मुनीमगिरी करते हैं, अपना हिसाब किताब शाम को देना है और हिस्सा बांट और पहुंचाना, इस तरीके के ब्लेम्स हैं। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बदतर हालात हैं और जो देश सफर कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओपन अप हो रहा है। देखिए, जितना मुखरता जनता अब कर रही है, शायद आ रहा है वक्त कि अब
जो कहीं कर रहे थे कि अब उतार फेंकने का वक्त आ रहा है, ऐसी कहीं संभावनाएं और संकेत पैदा हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा देखिए करूंगा। संजीव जी, जो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम आप हार गए थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे, जनता चेत नहीं रही थी। अब ये भी जो हो रहा है सब ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। जब हमारे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के शंकराचार्य पे अनर्गल आरोप लगाने वाले लोगों को इस तरह से वो काम कर रहे हैं और हमारे सनातन पे, इसका मतलब ये है, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, भगवान कृष्ण से मुझे शिकायत थी, धर्म का इतना नाश कर दिया निकम्मों ने, अब तो भगवान जन्म लो। मुझे लगता है भगवान आ गए हैं और इनका समूल नाश होगा और देश में राम राज्य आएगा। नहीं, बहुत सही है सर। वो आता है, वो जो वक्त ऐसा होता है तो फिर उसी को अवतार लेकर आना होता है, और वो कहीं ना कहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद, आभार। मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और इस चर्चा में हम चिंता इसी बात की कर रहे थे कि जो हालात हैं विकट है, भयंकर हैं, और उस भयंकर विकट हालात में भी नहीं रास्ता दिखाया जा रहा है जिनको दिखाना चाहिए। और यदि यही हालात रहे, ऐसे ही रहा, तो जो कह रहे हैं अखिल सर, बहुत बहुत बड़ा संकट, बहुत गहरा संकट देश में हो जाने वाला है। सबको सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और हौसले में रहकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।